हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इससे पहले के वीडियोज़ में हम काफ़ी सारे बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इससे पहले वाले मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आज के इस टॉपिक में अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक हीट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट यानी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, द अमाउंट, अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, आपको पता होगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऑफ 1 यूनिट मास इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो मैं इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो आप किताबों में पढ़ते हो वो लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature 1 degree centigrade of 1 unit mass is known as specific heat। उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूले को अगर ऑब्टेन करने की कोशिश करें, यानी आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ की 1 यूनिट मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हिंदी में बात हो गई। अब हम इसके अगर मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करें तो मैथमेटिकली इसको कैसे एनालाइज किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि जो भी आप अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, किसी सिस्टम का आप अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साथ ही साथ उसके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उसका जो भी मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही साथ जो उसका टेम्परेचर होगा, यहाँ पर डेल्टा टी से हमारा मतलब क्या है, टेम्परेचर से है। तो जनरली जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व करेंगे और वही कॉन्स्टेंट हमारा स्पेसिफिक हीट होता है। तो एस एम डेल्टा टी यहाँ से बनेगा, तो एस की वैल्यू को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। Q अपॉन क्या आ जाएगा, m डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो S क्या हो गई, हमारी स्पेसिफिक हीट हो गई। Q अमाउंट ऑफ हीट जो भी आप सिस्टम को दे रहे होंगे, ठीक है, m मास हो गया, और डेल्टा टी उसका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, या इंक्रीज इन टेम्परेचर कह सकते हैं, और टेम्परेचर में परिवर्तन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस डिनोट करता है वो स्पेसिफिक हीट को डिनोट करता है, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यही है, यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें तो इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ही सिस्टम में अगर हम बात करें तो ऐसा ही सिस्टम में यूनिट क्या बनेगी, क्यू क्या है बेटे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, हीट की यूनिट क्या होगी, आप जनरली कैलोरी में लिखेंगे इसको या जूल में लिखेंगे, आप जिस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो जनरली अगर हम बात करें इसकी जूल में, ठीक है, तो जूल पर मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, केल्विन, ठीक है। तो जूल पर किलोग्राम केल्विन, या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट बन जाती है स्पेसिफिक हीट। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम सबसे ज़्यादा यूज़ किस टाइप की स्पेसिफिक हीट का करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में मोलर स्पेसिफिक हीट का। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल है कि किसी भी सिस्टम में उसके मोल्स की वजह से जो स्पेसिफिक हीट अराइज होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, ठीक है। तो बहुत इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, बिल्कुल इसी तरीके से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऑफ, अब यहाँ पर जो यूनिट मास लेते थे उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, ठीक है, ऑफ 1 मोल ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट,
ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या है कि अगर उसमें सिस्टम में आपके मोल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो भी स्पेसिफिक हीट आएगी वो क्या बन जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाएगी, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाती है कि मोलर स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ये बात आप ये जरूर देखिएगा, आपने कई बार देखा भी होगा, कई जगह एस लिखा रहता है, कई जगह सी। तो सी जहाँ भी कहीं आपको दिख जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में मोलर स्पेसिफिक हीट को, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट के लिए कहीं पर सी सिंबल यूज़ किया गया तो आप समझ जाएगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट को डिनोट कर रहा होगा। तो सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, Q अपॉन वहाँ M की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, N मान लेते हैं, डेल्टा T। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट का, Q अपॉन N डेल्टा T, जहाँ पर Q क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट, N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। तो यूनिट क्या बन जाएगी उसी तरीके से, जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पर बस किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, मोल्स की बात आ जाएगी, तो उसके लिए हम मोल यूज़ करेंगे, तो जूल पर मोल पर केल्विन इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो ये होती है हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट। डिफरेंस कहाँ पर है, केवल और केवल अगर किसी सिस्टम में आपके मोल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होगी वो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, और इसको डिनोट करने के लिए हम नोटेशन चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर सी का यूज़ करते हैं। तो सी इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, उसके टाइप्स होते हैं, और वो दो टाइप की होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम दो टाइप की मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, मोलर स्पेसिफिक हीट के टाइप्स की, तो पहला होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी जो पहली मोलर स्पेसिफिक हीट बनती है किसी सिस्टम में वो होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसको डिनोट करते हैं Cp से, C सफिक्स में P, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं Cv से। तो Cp और Cv के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ये होते क्या है, Cp किसके लिए यूज़ होता है, Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट है याद रखिएगा, और Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि मोलर स्पेसिफिक हीट के दो प्रकार बनते हैं, यानी दो टाइप की मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम Cp से डिनोट करते हैं, दूसरी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम Cv से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो Cp अगर आप कहें कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो इट इज़ डिनोटेड बाय Cp, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इट इज़ डिनोटेड बाय Cv, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, और वो नॉलेज के लिए आपको उसका रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि रटना नहीं है हमें चीज़ों को। जब तक आप चीज़ों को रटेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, जानने के लिए क्यूरियोसिटी लेके आइए। आपने एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन सा सुना होगा, जब भी आपने इन स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा होगा, वो बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट क्या होता है कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। इसके बारे में सबने पढ़ा होगा, ठीक है, कि स्टेटमेंट क्या बनता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब ने पढ़ा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी 12th लेवल तक भी थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा है तो वहाँ भी आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस पे कांस्टेंट प्रेशर की जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की मोलर स्पेसिफिक हीट से कैसी होती है, ज़्यादा। लेकिन सवाल ये आता है क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों होता है। रटना नहीं है, किताब में लिखा है इसलिए मान ले, नहीं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, स्पेशली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स में देयर इज़ नो एक्सेप्शन। जैसे बाकी में तो आपके एक्सेप्शन अपवाद भी आ जाते हैं, एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ या तो चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये आपको पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, तो आपने कभी जानने की कोशिश करी ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तभी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है कि Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अगर किसी सिस्टम में आप दो तरीके की मोलर स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट कर रहे हो, एक Cp और एक Cv है, तो आपका 100% श्योरिटी है कि Cp हमेशा Cv से ग्रेटर रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों, ये रटना नहीं है, आपको ही समझना है। तो मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ अगला टॉपिक, कि वाई Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, ठीक है, कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है। तो हम अगले टॉपिक पे वही आ रहे हैं।
तो आप समझिए कि अब हम डिस्कस करेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से क्यों ज़्यादा होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है कि हमें जानना है, हमें रटना नहीं है कि Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मैं पूरा लॉजिक आपको बता देता हूँ, लिख तो आप अपने शब्दों में भी लेंगे उसको। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले की बात करें तो C इजिकल टू मैंने अभी आपको बताया था Q अपॉन क्या होगा, N डेल्टा T होगा, जहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, N नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट कर रहा होगा। अब मैं यहाँ पर दो तरीके की आ जा रही है, अगर ये तो जनरल सी मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हुई, अब मैं इसके दो टाइप्स की बात कर रहा हूँ। पहले क्या निकाल रहा हूँ, सपोज CV मान लेते हैं, CV निकाल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर निकाल रहा हूँ, तो Q अपॉन एन डेल्टा टी बनेगा एक तरीके से फॉर्मूला। एट कांस्टेंट वॉल्यूम दर्शाने के लिए हम इसमें ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, Cp है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन एन डेल्टा टी। ये जो ब्रैकेट के इधर मैं लिख रहा हूँ ये दर्शा रहा है कि ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे होंगे तब क्या हो रहा होगा। तो पहले मैं इसी को डिस्कस करता हूँ कि इस केस में क्या हो रहा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप CV की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, ये इसमें कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप जो काम कर रहे होंगे सिस्टम में वहाँ पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे गौर करिए, हाँ ध्यान से समझिएगा। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या लिखा था, डेल्टा Q इजिकल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब आप सोचिए कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया और आपको ये भी पता है कि डेल्टा W, इस फॉर्मूले से भी आप वाकिफ होंगे कि PdV की फॉर्म में लिखा जाता है या P डेल्टा V की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जो डेल्टा V की वैल्यू होती है वो डेल्टा W इजिकल टू क्या होता है, PdV। यहाँ पर डेल्टा V क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वॉल्यूम को। अब आप सोचिए अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो क्या डेल्टा V कितना होगा, तो क्या डेल्टा V एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर, नहीं, क्योंकि डेल्टा V देयर इज़ नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब क्या, वहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ पा रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में जैसे ही ये 0 हुआ तो डेल्टा W क्या हो गया, 0, यानी ये वर्क डन क्या हो गया, 0। और जैसे ही ये वर्क डन हुआ तो ये टर्म तो यहाँ से खत्म इस केस में, तो डेल्टा Q इजिकल टू क्या हो गया, डेल्टा U। यानी रिजल्ट क्या निकल रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी अमाउंट ऑफ हीट होगी वो टोटली किस में खर्च हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कि अभी मैंने आपको क्या बताया, जब आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम कर रहे होंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में क्या होगा, देयर इज नो वर्क डन। रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज डेल्टा W इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा dV, और डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके यानी देयर इज नो चेंज बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा V 0 होने की वजह से डेल्टा W 0, और जैसे डेल्टा W 0 हुआ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, डेल्टा Q इजिकल टू डेल्टा U। ये रिजल्ट क्या बता रहा है हमको, ये रिजल्ट हमको बता रहा है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर सिस्टम को आप सप्लाई कर रहे होंगे वो किस में यूटिलाइज हो रही होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। हाँ अब सोचिए उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में हो रही होगी, और अभी मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर, यानी इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जो भी अमाउंट ऑफ हीट आपने दी वो पूरी की पूरी किस में खर्च हो रही है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो डेफिनेट सी बात है कि टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम दूसरे उसकी बात कर लेते हैं। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे होंगे तो Q अपॉन एन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। क्या इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको अप्लाई करें तो डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W बनेगा फिर से वही। क्या डेल्टा W 0 हो पाएगा, नहीं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा W की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, यानी जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप सिस्टम को दे रहे होंगे वो अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के साथ साथ कुछ पार्ट उसका, चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना कुछ पार्ट क्या होगा, डेल्टा W में भी यूटिलाइज होगा वर्क डन करने में। यानी कॉमन सेंस की बात है कि इसकी तुलना में यहाँ जो डेल्टा U की वैल्यू होगी वो इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इतनी बहुत सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में जो भी डेल्टा U आएगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन के डेल्टा U से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट तो आपने सेम ही दी होगी, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर पूरी की पूरी इसको नहीं मिल पाएगी, कम मिलेगी, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और डेल्टा U की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर में जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो कम आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आप इस पर आ जाइए। तो अगर हम CV की बात कर रहे थे तो यहाँ डेल्टा T CV वाली कंडीशन में डेल्टा T की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा,
टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ये ज़्यादा तो ये कम, ठीक है। और इस Cp के केस में क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ये कम तो ये ज़्यादा, तो सीधे सीधे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, यानी किसी भी सिस्टम में आपकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उस सिस्टम के लिए तो एट कांस्टेंट प्रेशर में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं फिर से समझा देता हूँ आपने किया क्या या हम इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि आप Cv का फॉर्मूला ये बना रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में आपका वर्क डन जीरो आ रहा है, वर्क डन जीरो होने की वजह से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या इंप्लाइज करेगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U, यानी जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट थी वो टोटल की टोटल कहाँ खर्च हो गई, इंटरनल एनर्जी में, यानी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि Cp की जब हम बात करेंगे तो डेल्टा W जीरो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डेल्टा U को कम एनर्जी मिलेगी। जब उसको कम एनर्जी मिलेगी तो टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होगा, कम होगा। और आप यहाँ से फॉर्मूले में क्या देख रहे थे कि इन दोनों में कैसा रिलेशन था, स्मॉलर स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस में इन्वर्स रिलेशन है। तो Cv के केस में तो ये डेल्टा T ज़्यादा हुआ, तो ये ज़्यादा हुआ तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, Cv कम हो जाएगा। लेकिन Cp के केस में ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम में Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है, किससे, कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट से ज़्यादा होती है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा कंक्लूजन था, जिसको आपको रटना नहीं है, मैंने आपको पूरा रीज़न के साथ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हम वीडियो यहीं इतना ही रखते हैं, तो आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।